डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है शैक्षिक मूल्यांकन का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोग का शिक्षक जो शैक्षिक मूल्यांकन है उसकी तीसरी क्लास है। मैंने आपको 2 क्लास करा दी है। पहली क्लास में तो मैंने आपको सिलेबस का पूरा डिस्कशन कराया था कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। फिर दूसरी क्लास में मैंने आपको मापन के बारे में बताया था कि मापन क्या होता है। कुछ मापन प्रतीक भी बताए थे मैंने आप लोगों को कि मानक प्रतीक क्या होते हैं, मापन प्रतीक। इसके बाद फिर मैंने आपको शैक्षिक मापन के बारे में बताया था। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था मापन के प्रकार के बारे में कि निरपेक्ष मान क्या होता है, इन सब के बारे में बताया था। इम्पसेटिव मापन क्या होता है ये बताया था, सब बताया था मैंने आपको। टोटल 3 मापन बताए थे, ठीक, ये सब बता दिया था। और जो दूसरा बताया था वो बताया था मानसिक या सामान्यीकृत मापन। इन सब के बारे में मैंने आपको डिस्कशन करा दिया था। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि शिक्षा में मापन के आवश्यक पद, यानी शिक्षा में मापन के कौन कौन से आवश्यक पद होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग क्या करिए, नोट्स साथ साथ बनाते चलिए जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। शिक्षा में मापन के आवश्यक पद, यानी शिक्षा में मापन के आवश्यक पद कौन कौन से होते हैं। तो शिक्षा में मापन के 4 पद होते हैं जो कि क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं या महत्वपूर्ण होते हैं। जो पहला आता है वो आता है शील गुण निर्धारण एवं उसे परिभाषित करना। यानी शील गुण क्या करना है, निर्धारित करना है। किस में करना है, बच्चों में, और उसे क्या करना है, परिभाषित करना है। तो चलिए अब जानते हैं इसको, ये क्या होता है। कह रहे हैं जिस तरह सागर की सभी लहरों को नहीं गिना जा सकता, उसी तरह व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार को न तो निरीक्षण कर सकते हैं और न ही सभी चीज़ों को एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा, क्या व्यक्ति के सभी व्यवहार को एक साथ अध्ययन कर सकते हैं? क्या नहीं पता ना किसका मूड कब ना बदल जाए, किसको कब क्या ना हो जाए। तो क्या कर सकते हैं कि हम लोग अध्ययन एकदम से संपूर्ण तरीके से नहीं कर सकते हैं ना, बस एक अनुमान लगा सकते हैं कि वो इंसान का कैसा नेचर है, ऐसा है वैसा है। बाकी वो आगे क्या करने वाला है उसी बारे हम लोग नहीं जानते हैं कि वो भी क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो एक आ गया कि जिस तरह सागर की सभी लहरों को नहीं गिना जा सकता, उसी तरह व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार को न तो निरीक्षण कर सकते हैं और न ही सभी चीज़ों का एक साथ अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व असंख्य शील गुण और विशेषताओं से क्या है, भरा है। असंख्य क्या मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। तो वही कहा गया है कि क्योंकि हर एक मतलब व्यक्ति का जो होता है, हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है, असंख्य शील गुण और विशेषताओं से भरा है। यानी बहुत ज़्यादा विशेषताएं होती हैं, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा नहीं बता सकते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है, ना ही उसके पूरे पूरे नेचर को हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, ठीक। इसलिए हर एक व्यक्ति, फिर क्या कह रहे हैं इसलिए हर एक व्यक्ति का शील गुण की परिभाषा अलग अलग है। इसलिए क्या है, हर एक व्यक्ति की जो गुण है उसकी परिभाषा क्या है, अलग अलग है ही होगी। मतलब है, जाहिर सी बात है, अलग तो हुई है, क्योंकि सभी व्यक्ति क्या समान होते नहीं होते हैं ना। मतलब होता तो सब में वही है इमोशंस, लेकिन क्या होते हैं, सबके तरीका अलग अलग होता है। किसी को गुस्सा कम आता है तो किसी को ज़्यादा आता होगा। कोई कोई है तो बात बात में गुस्सा करने लगता है, तो क्या हो, कोई कोई हो तो गुस्सा ही ना करे। तो होता है कि नहीं होता है, सबका जो नेचर होता है वो क्या है, अलग अलग होता है। तो वही कहा गया है कि इसलिए हर एक व्यक्ति का शील गुण की परिभाषा क्या होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि सबका नेचर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। चलिए हम लोग अब दूसरा जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है उपयुक्त मापन उपकरण एवं विधियों के चयन, यानी उपयुक्त मापन एवं उपकरण एवं विधियों के चयन। अब इसके बारे में जानते हैं, ये क्या कह रहे हैं, सभी प्रकार का उपलब्धि का मापन एक ही उपलब्धि परीक्षण के द्वारा नहीं कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि सभी प्रकार का उपलब्धि का मापन एक ही उपलब्धि परीक्षण के द्वारा नहीं कर सकते हैं। मतलब कि एक ही परीक्षण के द्वारा क्या सभी हर तरीके का मापन हो जाएगा, क्या नहीं हो पाएगा ना। तो एक आ गया है कि सभी प्रकार की उपलब्धि का मापन एक ही उपलब्धि या परीक्षण के द्वारा नहीं कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है मापनकर्ता उपलब्धि को मापने के लिए उपयुक्त उपकरण एवं विधियों का चयन करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग उपकरण होंगे और अलग अलग विधियाँ होंगी, जिससे क्या होगा, मतलब विधियों के द्वारा चयन करेंगे। इसके बाद जो हम लोग का तीसरा मतलब पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहे हैं, तीसरी हेडिंग। तीसरा कह रहे हैं कि मापन उपकरण या विधि का प्रशासन एवं फलांकन। अब ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं कि मापन
उपकरण या विधि का प्रशासन एवं फलांकन, ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सही मापन उपकरण या विधि का चयन करने के बाद मापनकर्ता उसकी व्यवस्था करता है। क्या करेंगे, सही मापन उपकरण या विधि का चयन करने के बाद मापनकर्ता कौन होगा, जो मापेगा चीज़ों को, तो उसकी क्या करता है, व्यवस्था करता है कि नहीं करता है। जिसको जो काम करना होगा तो उसकी व्यवस्था तो उसे करनी पड़ेगी ना। तो एक आ गया कि सही मापन उपकरण या विधि का चयन करने के बाद मापनकर्ता क्या करता है, उसकी व्यवस्था करता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या आ रहा है हम लोग का, अगला पॉइंट आ रहा है परिणामों की व्याख्या। अब जब कोई काम आप लोग करोगे तो उसके रिजल्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, मिलते हैं ना। तो ये क्या है, अब अगला जो हम लोग का पॉइंट आएगा परिणामों की व्याख्या। मापन प्रक्रिया में अंतिम परिणामों की व्याख्या करना होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपने किया उसमें आप लोगों को क्या परिणाम, मतलब क्या रिजल्ट मिला, आप लोगों ने कैसा क्या हुआ। तो मतलब कोई भी काम करो तो लास्ट में तो रिजल्ट मिलता ही है ना उसका। तो एक आ गया कि मापन प्रक्रिया में जो अंतिम पद होता है वो परिणामों की क्या करता है, व्याख्या करता है कि हमें मतलब क्या मिला, किस प्रकार मिला, इन सब की क्या करता है, बारे में बताता है। यानी वो क्या हमारा होता है, रिजल्ट होता है। इसके बाद फिर अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं शैक्षिक मापन के स्तर। अब शैक्षिक मापन के स्तर कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानते हैं। कोई भी मापन कितना शुद्ध है या उसके स्तर से पता चलता है। क्या करेंगे, कोई भी मापन कितना शुद्ध है ये किससे पता चलता है, उसके स्तर से पता चलता है। तो शैक्षिक मापन के 4 स्तर होते हैं। कौन कौन से 4 वो होते हैं मापन, उनके बारे में पढ़ते हैं। ये मैंने आपको पहले करा ही दिया है कि शील गुण निर्धारित करने के, इसको आप लोगों ने लिखिएगा, अब यहाँ से लिखिएगा। जो पहला आएगा वो आएगा शाब्दिक या नामित स्तर, दूसरा आएगा क्रमिक स्तर, तीसरा आएगा अंतराल स्तर और चौथा क्या आएगा, अनुपात स्तर। अब चलिए इनको क्रम से पढ़ते हैं। ये क्या करते हैं, शील गुण जो निर्धारण का, शील गुण को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। कौन करते हैं, ये 4 पॉइंट कौन कौन से, शाब्दिक या नामित स्तर, दूसरा आएगा क्रमिक स्तर, तीसरा आएगा अंतराल स्तर और चौथा आएगा अनुपात स्तर। तब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि ये जो शाब्दिक या नामित स्तर होता है ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें मापने वाली वस्तुओं या घटनाओं को उनके किन्हीं गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रख दिया जाता है तथा हर एक समूह को कोई नाम चिन्ह उसकी पहचान के लिए दे दिया जाता है, इसलिए इसे नामित स्तर कहते हैं। नामित स्तर क्यों कहा, आप लोग इसके हेडिंग से पढ़ लीजिए। मतलब इसमें शब्द में इसका अर्थ छिपा है नामित। नामित मतलब क्या होगा, नाम देना। ठीक, तो एक आ गया कि इसमें मापने वाली वस्तुओं या घटनाओं को उनके किन्हीं गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है तथा हर एक समूह को कोई नाम चिन्ह या उसकी पहचान के लिए दे दिया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे नामित स्तर कहते हैं। हम लोग के मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं। कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, गिलफोर्ड के अनुसार। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि जो हम लोगों के ये सब्जेक्ट हैं, शैक्षिक मूल्यांकन हो गया, इसके बाद समावेशी शिक्षा हो गई, इसमें मनोवैज्ञानिक बहुत होते हैं क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने अनुसार परिभाषा देते हैं। अब ये जो गिलफोर्ड के अनुसार आई परिभाषा, अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नामित स्केल के मापन से हम मात्रा, कक्षा या समूह की संख्या का प्रयोग करते हैं। क्या करें कि नामित स्केल के मापन में हम मात्रा, कक्षा या समूह की संख्या का प्रयोग करते हैं। यह मापन की सबसे निम्न श्रेणी की मापनी है। इस स्तर के मापन के लिए प्रश्नावधि तथा निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग होता है। जो गिलफोर्ड नामक मनोवैज्ञानिक हैं ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नामित स्केल के मापन में हम मात्रा, कक्षा या समूह की संख्या का प्रयोग करते हैं। यानी जब मतलब नाम का मतलब यही होगा कि नाम देना। जब क्लास में होगा, मान लीजिए कई सारे बच्चे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उनको गिनेंगे तभी तो पता चल पाएगा नहीं कितने बच्चे हैं। तो एक आ गया है। फिर हम लोग एक नाम देंगे कि 6 बच्चे हैं कि 7 बच्चे हैं कि 8, कितने हैं। तो एक आ गया है कि नामित स्केल के मापन में हम मात्रा, कक्षा या समूह की संख्या का प्रयोग करते हैं। यह मापन की सबसे निम्न श्रेणी की मापनी है। इस स्तर के मापन के लिए प्रश्न विधि या निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न विधि का मतलब क्या हो गया, एक ही क्वेश्चन करना, क्लास में पूछा जाएगा कि कितने बच्चे हैं, कितने समूह में बैठे हैं, ये सब हो गया। और निरीक्षण प्रविधि का मतलब क्या होगा कि निरीक्षण किया गया कि जिस बच्चे ने बताया कि 7 लोग हैं तो क्या सच में 7 लोग हैं, कहीं 8 तो नहीं है, क्या कहीं 6 तो नहीं है। ये सब किसके माध्यम से पता चलेगा, निरीक्षण के माध्यम से तो पता चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो अगला हम लोग आ रहा है वो क्या कह रहा है, अगला कह रहा है अंतराल स्तर। अब ये अंतराल स्तर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है, इस स्तर के मापन में गुण की मात्रा को ऐसे व्यक्त करते हैं कि किन्हीं 2 बिंदुओं में अंतर समान होता है।
बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, सृजनात्मकता आदि को इसी स्तर पर मापा जाता है। इसमें चीज़ों के मध्य अंतर स्पष्ट हो जाता है। जैसे ग्रेडिंग में ABC, ठीक, आप लोगों ने देखा होगा कि जब मतलब कि अच्छे नंबर आते हैं तो फिर A मिलता है, फिर जो थोड़ा उससे कम किसी क्या तो उसको B ग्रेड दी जाती है, फिर C, फिर D। तो ये सब किसके माध्यम से? ये सब इसी के माध्यम से तो हुआ, हमारा अंतराल स्तर के माध्यम से। तो वही कहा गया है, ठीक, कि इस स्तर के मापन में गुण की मात्रा को ऐसे व्यक्त करते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं में अंतर समान होता है। बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, सृजनात्मकता, ठीक, आदि को इसी स्तर पर मापा जाता है। इसमें चीज़ों के मध्य अंतर स्पष्ट हो जाता है। अंतर का मतलब यही हुआ, ग्रेडिंग में जैसे श्रेणी हो गई, ठीक, कि किसी को A ग्रेड मिला, किसी को B मिला, किसी को C मिला। तो क्यों मिला? क्योंकि जिसके 80 से मतलब 100 में 80 नंबर थे तो उसको कौन सी ग्रेड मिल गई? A मिल गई। इसके बाद जैसे 80 से फिर 60 आए, फिर 60 से 40, फिर 40 से 20, फिर 20 से क्या हो गया? 10। तो कम होते चले गए, उसी हिसाब से क्या हो गया? उनको ग्रेड मिलते चले गए। तो वही कहा गया है कि इसमें क्या होता है, इसमें चीज़ों के मध्य अंतर स्पष्ट हो जाता है। यानी चीज़ों के मध्य क्या होता है? अंतर स्पष्ट हो जाता है, ठीक, इसके माध्यम से। फिर जो हम लोग अब चौथा आ रहा है उसके बारे में जानते हैं। चौथा क्या है? चौथा कह रहा है अनुपात स्तर। अब ये अनुपात स्तर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कह रहे हैं यह मापन का सर्वोत्तम स्तर है। कौन सा? अंतर मतलब स्तर सर्वोत्तम है, अनुपात स्तर। क्या कहा गया? क्या कहा गया? कहा गया है यह मापन का सर्वोच्च स्तर है। इसमें 3 स्तर की विशेषताएं हैं। कौन कौन सी हैं? वास्तविक शून्य का होना सबसे बड़ी विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वास्तविक शून्य का होना। फिर दूसरी विशेषता क्या करिए? इसके द्वारा मापन अत्यधिक यथार्थ व शुद्ध होता है। यह वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैज्ञानिक मापनीय है, ठीक। जैसे उदाहरण है, एग्जाम्पल को पढ़े ले रहे हैं। कह रहे हैं जैसे यदि A और B बच्चे 30-60 अंक मिले तो हम कह सकते हैं कि जो गुण A में है उससे दोगुनी मात्रा किस में है? B में है। क्योंकि जो A है वो कितने नंबर लाए? वो 30 लाए। और जो B है वो कितने लाए? वो 60 लाए हैं, ठीक। और इसका अनुपात 1:2 है। इसमें प्लस माइनस गुणा भाग का प्रयोग किया जाता है, ठीक। आप लोगों को समझ में आए कि अनुपात स्तर का मतलब क्या होता है? यह मापन के क्या होता है? सर्वोच्च स्तर होता है। इसमें 3 स्तर, तीनों स्तर की विशेषताएं हैं। वास्तविक शून्य का होना सबसे बड़ी विशेषता है। इसके द्वारा मापन अत्यधिक यथार्थ व शुद्ध होता है। यह वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैज्ञानिक मापनीय है। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया कि जैसे क्या है, A और B 30 और 60 अंक लाए मतलब एग्जाम में, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो A है, A में उससे दोगुनी मात्रा है। किसमें? मतलब जो A है तो इससे क्या है? B में, मतलब कि A मतलब कि जो B के में क्या है? कम है, और A में क्या है? ज़्यादा क्षमता है, तभी तो 60 ला पाया है। और जो B है वो कितना लाया है? A लाया है, ठीक। इसका उदाहरण ये हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसमें प्लस माइनस गुणा भाग का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है मूल्यांकन। ये मूल्यांकन क्या होता है अब इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो मूल्यांकन होता है ये किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो ये बना है मूल प्लस अंकन, ठीक। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? मूल्य प्लस अंकन बराबर क्या बन गया? हमारा मूल्यांकन। अब मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। मूल्य का अंकन करना, ठीक। यानी किसी गुण, योग्यता या विशेषता का मूल्य निर्धारित करना ये क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। मूल्य निर्धारित करना ये क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो मूल्यांकन होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल प्लस अंकन से। और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ यही होता है कि किसी गुण, योग्यता या विशेषता का मूल्य निर्धारित करना ये क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं मूल्यांकन द्वारा परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों तरह की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है? परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों तरह की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। परिणात्मक भी होंगे और गुणात्मक भी होंगे कि इसके रिजल्ट क्या मिलते हैं। और गुणात्मक का मतलब क्या होता है? इसके अंदर क्वालिटी क्या है, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा कोठारी
आयोग के अनुसार। अब इन्होंने क्या कहा, ये कह रहे हैं कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है, ये संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंतिम अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये कोठारी आयोग हैं, इन्होंने क्या कहा है, ये कह रहे हैं कि मूल्यांकन एक क्या है, क्रमिक प्रक्रिया है, ये संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आ रहे हैं रेमर्स एवं गेज के अनुसार। इन्होंने क्या कहा, ये कह रहे हैं मूल्यांकन में व्यक्ति अपने समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है या वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। रेमर्स और गेज ने क्या कहा, ये कह रहे हैं मूल्यांकन में व्यक्ति समाज दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है या वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। ऐसा किसने कहा है, ऐसा रेमर्स एवं गेज ने कहा है। ठीक, ये इन्होंने बताया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें उनके बारे में पढ़ते हैं। कह रहे हैं पहला पॉइंट जो आ रहा है, मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ठीक, जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं, मूल्यांकन एक क्रमबद्ध व व्यापक प्रक्रिया। फिर तीसरा क्या करें, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें विद्यालय की प्रगति के बारे में जानने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए जाते हैं। ये सब किसके माध्यम से पॉसिबल होगा, मूल्यांकन के माध्यम से ये तो पॉसिबल होगा। मूल्यांकन के माध्यम से ये तो पता चलेगा कि हमारे स्कूल की विद्यालय की व्यवस्था किस तरीके से है, और जब तक हम लोग मूल्यांकन नहीं करेंगे तो किस तरीके से पता चलेगा कि वहाँ पर व्यवस्था किस तरीके से वहाँ पे पढ़ाई लिखाई चल रही है। इसलिए तो एग्ज़ाम वगैरह हुआ करते हैं। इसलिए किस लिए एग्ज़ाम होते हैं, मूल्यांकन करने के लिए बच्चों को कितना आता है। तो ये सब क्या है, मूल्यांकन के पद ही हैं। तो वही मैंने आपको इसमें पॉइंट बताए हैं कि जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है मूल्यांकन एक क्रमबद्ध व व्यापक प्रक्रिया है। जो तीसरा पॉइंट है वो कह रहा है यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें विद्यालय की प्रगति के बारे में पता चलता है और क्या होता है, अनेक प्रयास किए जाते हैं। ठीक, हम लोग का अगला पॉइंट क्या आ रहा है, अगला पॉइंट आ रहा है हम लोग का शैक्षिक मूल्यांकन। ये शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में मैं आपको कल की क्लास में डिस्कस करूँगी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है और क्या करना है, नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बनाते चलना है, नहीं तो आप लोगों के लिए कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो वो सब्जेक्ट है बिल्कुल न्यू है। शैक्षिक मूल्यांकन का मतलब यही होता है कि हमारे मतलब विद्यालय में किस तरीके की व्यवस्था है और हमें किस तरीके से चीज़ों को देखना है, अरेंज करना है। तो आप लोग यही सीख रहे हो उसमें कि आगे चल के आप लोग विद्यालय में किस तरीके से अपनी व्यवस्था रखोगे, क्या सही है क्या गलत है। तो इसका मतलब शैक्षिक मूल्यांकन का जो सब्जेक्ट हमारा, इसका अध्ययन करने का मतलब यही है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे कि हमारे अपने कॉलेज की मतलब स्कूल की व्यवस्था किस तरीके से रखनी है। ठीक, वहाँ के मतलब किस तरीके का एनवायरनमेंट होना चाहिए, किस तरीके से बच्चों से बातचीत करनी चाहिए, बच्चों से किस तरीके के क्वेश्चन देना चाहिए, मतलब किस क्लास में किस हिसाब से देना चाहिए, ये सब हम लोग क्या करेंगे, शैक्षिक मूल्यांकन में सीखेंगे। इसके सब्जेक्ट का उद्देश्य यही है। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, आज की क्लास में मैंने आपको बताया शिक्षा में मापन के आवश्यक पद, यानी शिक्षा को मापन करने के लिए या शिक्षा को समझने के लिए कौन कौन से आवश्यक पद होते हैं। तो मैंने आपको इसमें 4 पद बताया। पहला होता है शील गुण निर्धारण एवं उसे परिभाषित करना, यानी शील गुण को क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे, और जब निर्धारित करेंगे तब इसको क्या कर पाएंगे, परिभाषित कर पाएंगे। फिर मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया कि उपयुक्त मापन उपकरण एवं विधियों के चयन के द्वारा। फिर मैंने आपको तीसरा पॉइंट बताया कि मापन उपकरण या विधि का प्रशासन एवं फलांकन। ठीक, फिर मैंने आपको चौथा पॉइंट बताया परिणामों की व्याख्या करना। ये सब मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको दूसरा पॉइंट उठाया कि शैक्षिक मापन के स्तर, यानी जो शैक्षिक मापन होता है तो इसके स्तर कौन कौन से होते हैं। तो इसके 4 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, शाब्दिक या नामित स्तर, दूसरा होता है क्रमिक स्तर, तीसरा होता है अंतराल स्तर और चौथा होता है अनुपात स्तर। इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बताया। ठीक, फिर मैंने आपको मूल्यांकन के बारे में बताया कि जो मूल्यांकन होता है इसका मतलब क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है। तो मूल्यांकन जो होता है, तो मूल्यांकन का अर्थ यही होता है मूल्य प्लस अंकन। और जो मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, मतलब ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है, एक मूल्य से और एक अंकन से, दोनों को मिलाकर क्या बन गया, मूल्यांकन बन गया, मूल्य प्लस अंकन। फिर मैंने आपको बताया इसके अर्थ के बारे में कि ये क्या होता है, अर्थ मूल्य का अंकन, किसी गुण या योग्यता या विशेषता का मूल्य निर्धारित करना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन द्वारा परिणात्मक या गुणात्मक दोनों तरह की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक, ये सब मैंने आपको बताया।
तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। अब कल की क्लास में मैं आपको बताऊँगी शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में कि जो शैक्षिक मूल्यांकन होता है ये क्या होता है। तो आप लोग क्या करिएगा, नोट्स क्रम से बनाइए और क्लास भी क्रम से ही लेते चलिए, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब तक आप लोग एक पॉइंट नहीं समझोगे, एक चीज़ नहीं समझ में आएगी, तो फिर आपको दूसरी चीज़ नहीं समझ, क्योंकि सब कनेक्ट होकर ही चलता है। इसलिए आपको क्या करना है, क्लास भी क्रम से ही लेते चलना है और नोट्स भी क्रम से ही बनाते चलना है। अगर आप लोग क्लास एक बार में न समझ में आए तो आप लोग उसे 2 बार लीजिए, 3 बार लीजिए, लेकिन क्या करिए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और रिवीजन भी करते चलिए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिए, वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, जिससे वहाँ पर भी आप लोगों को क्या हो, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वहाँ पे कुछ भी कराई जाती है तो आप लोग कुछ को अटैम्प्ट करिए और अपना आकलन कीजिए। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।